हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज से हम नई वीडियो सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी DTPSB PRT की तैयारी के लिए। इसमें हम PYQs की ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट बी के लिए, जिसकी ये पहली वीडियो है आज। तो हम जैसे कि टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस कर ही रहे थे कि हाँ कि नई सीरीज शुरुआत हो रही है, आपकी कोई डाउट है और वो सब। तो स्वाति ने आई थिंक मेरे को ये सजेशन दी थी कि मैम आप पहले एक बार हमें वीडियो का टॉपिक बता दिया करो करवाने से पहले, तो हम तैयारी करके आएंगे। तो फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा वो आइडिया। तो ये तो पहली वीडियो तो मैं बता नहीं पाई क्योंकि मेरे दिमाग में ये आइडिया एक्चुअली आया ही नहीं, बट स्वाति ने कहा है तो आगे से मैं जो है एक दिन पहले आपको बता दिया करूंगी कि आपको कौन सा टॉपिक तैयार करके आना है और उसके PYQs हम करेंगे, तो आप जज कर सकोगे खुद की तैयारी को कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो हम आज करने जा रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट 1। ऑब्वियसली इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ना डेवलपमेंट में भी बहुत तरह की फिर फर्दर डेवलपमेंट आ जाती है ना, मॉरल डेवलपमेंट भी आ जाती है। नॉट ओनली कि हम जो जैसे ना मैंने बहुत सारे इसके क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है, क्योंकि एक एक का वो देखा है मैंने इसको क्वेश्चन को, 450 के करीब इसमें क्वेश्चन है। भाई पियाजे और वाइगोस्की, इन पे इतने क्वेश्चन पूछे गए, आप बिलीव नहीं करोगे, ये दो इतने इंपॉर्टेंट है, बट पियाजे को बहुत डीप में पूछा गया है इसमें। तो फिलहाल हम इस वीडियो सीरीज में इस वीडियो में 15 क्वेश्चन करेंगे। इस टॉपिक के 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, मेरा नाम सुमीत है। एंड शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि आप मेरे से ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे, आई होप आप मेरे से ये एक्सपेक्टेशन रख भी नहीं रहे हो कि इस वीडियो में हर क्वेश्चन की डिटेल, अब देखो टू द पॉइंट स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। क्योंकि अभी देखो अगर हम पियाजे का एक क्वेश्चन करते हो तो मैं पियाजे की आपको थ्योरी नहीं पढ़ा सकती हूँ, ठीक है, बट क्वेश्चन स्पेसिफिक सॉल्यूशन जो है कि ये पर्टिकुलर ऑप्शन क्यों सही है वो हम डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि ऐसे तो फिर बहुत ज्यादा, क्योंकि वाइगोस्की का एक क्वेश्चन आया नहीं तो हमें वाइगोस्की की पूरी थ्योरी करने में ऐसा नहीं हम कर सकेंगे ना। तो वो भी आप जरा ध्यान में रखना कि जो एक्सप्लेनेशन रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, वो क्वेश्चन स्पेसिफिक रहेगा, ठीक है। तो ताकि आप अपनी तैयारी को जज कर सको और आपकी रिवीजन जो है वो हो सके ऑन द गो। तो स्टार्टिंग की थोड़ी इंट्रो आज लंबी हो गई क्योंकि फर्स्ट वीडियो हमारी सीरीज की, तो थोड़ा इंस्ट्रक्शंस भी जरूरी हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी के साथ। हाँ, और एक और इंस्ट्रक्शन और एक और बात जो मेरे को बोलने इस सीरीज के बारे में, देखो ये क्वेश्चन आज इंग्लिश में ही होंगे क्योंकि मैं इसको अभी जब रिकॉर्ड करने लगी थी तो दोबारा जब मैंने PPT प्ले करी तो मैंने देखा कि इसको मैंने ट्रांसलेट नहीं कर रखा है। पर इससे पहले की जो मैं वीडियोज कर रही थी ना NIOS के, जो हम कर रहे थे क्वेश्चन, जो कि दोबारा से मैं उस वीडियो सीरीज को भी चलाऊंगी, ठीक है। बीच में थोड़ा काम था तो इसीलिए वो रुक गई थी, तो उसमें मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देती थी, बट इस बार मैंने आज नहीं की है तो मेरे को लेट याद आया। बट अगली वीडियो से मैं हिंदी में भी ट्रांसलेशन जो है इसकी डाल दूंगी, जितना हो सकेगा उतनी डाल दूंगी। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है या जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जो वो मैं डाल दूंगी। वैसे हो सकेगा तो मैं पूरा क्वेश्चन ही हिंदी में ट्रांसलेट करके डाल दूंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? आपके पास 3 जो है प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके हैं कि बोथ 1 and 2, बी ऑप्शन है 2 and 3, सी ऑप्शन है 1 and 3 एंड डी ऑप्शन है 1, 2 and 3, यानी कि तीनों के तीनों जो ऊपर दिए गए ऑप्शन हैं वो प्रिंसिपल्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं हम। आप हर क्वेश्चन के आप पहले पॉज करें, ठीक है, खुद से आंसर दें ताकि आपको पता चल सके कि आपका आंसर सही है नहीं है। बट मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन बता दूंगी, ठीक है। तो इसका जो हमारा सॉल्यूशन है वो है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 3। देखो कंटिन्यूटी और इंटर रिलेशनशिप, कंटिन्यूटी सबसे पहले क्या होता है? कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस वर्ड से बना है, लगातारता जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो लाइफ लॉन्ग है, स्पेसिफिकली जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीज़ है ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये क्वालिटेटिव है वो क्वांटिटेटिव है, वो किसी किसी टाइम पे रुक भी जाती है, बट डेवलपमेंट तो हर टाइम चलती रहती है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है वो, ठीक है। और दूसरा हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग अलग डोमेन्स हैं बेसिकली ग्रोथ और डेवलपमेंट के, जिनका फिर आपस में सब मिलके जो एक प्रॉपर डेवलपमेंट करते हैं एक पर्सन की। जैसे कि देखो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हर तरह की जो है डेवलपमेंट एक इंसान में होती है। किसी की अगर फिजिकल, कई बार ऐसा होता है ना फिजिकली दिखने में फिट है बट मेंटली फिट नहीं है, तो वो सभी चीज़ों का इंटर रिलेशनशिप है जब हम प्रॉपर एक इंसान की ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप भी जो है वो इंपॉर्टेंट है इसके लिए। बट जो तीसरा हमारे पास ऑप्शन था ना, यानी बेसिकली सेकंड था, वो था अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कि हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, जो कि इनकरेक्ट था।
क्योंकि हमें पता है ना, बचपन से लेके इंसान के बूढ़े उम्र तक, यानी कि ओल्ड एज तक कैसे हम सबको पता है, बच्चा है उसकी बोन्स मतलब डेवलप होंगी, उसकी हाइट बढ़ेगी, ठीक है, फिर प्यूबर्टी हिट करेगा, फिर एडल्ट हो जाएगा, फिर ओल्ड एज आएगी, कैसे डिजनरेशन शुरू होगी, कैसे उसकी डेथ हो जाएगी। सो प्रिडिक्टेबल है बेसिकली जो डेवलपमेंट है इंसान में, ठीक है। तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा गलत है। कैसे प्रिडिक्टेबल है? सिफेलोकॉडल होती है जो डेवलपमेंट होती है और ग्रोथ होती है। सिफेलोकॉडल मतलब हेड से शुरू होती है और टोस तक जाती है। ये हम बाद में थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, बट अगर इसी क्वेश्चन पे अटक गए पूरा एक एक चीज तो, क्योंकि आगे भी आने वाला है, ठीक है। सिफेलोकॉडल, प्रॉक्सिमोडाइस्टल, वैसे आपको पता ही होगा, ये बेसिक्स हैं जो हमने सीटेट में भी कर रखे हैं। फिर प्रॉक्सिमोडाइस्टल मतलब सेंटर से लेके, रीढ़ की हड्डी से लेके पेरिफेरी तक जाती है, हमारे हाथ पैरों तक ग्रोथ जाती है, ठीक है। तो वही है कि ये थोड़ा प्रिडिक्टेबल है, ऐसा नहीं है कि अनप्रिडिक्टेबल है। ये ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है और डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव भी होती है। तो ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट वो है 1 और 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर नियोनेट्स? नियोनेट्स किन बच्चों को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए, जब बच्चे का जन्म से लेके पहले महीने की उम्र तक, जन्म से लेके पहले 5 दिन जो होते हैं, या पहले एक वीक में जो बच्चे होते हैं उनको कहा जाता है, या फर्स्ट 2 वीक्स के बच्चों को नियोनेट्स कहा जाता है। आप इसको पॉज करके और या तो कमेंट्स में भी वैसे एक दूसरे के आंसर्स आप देख सकते हैं कि कितने सही करें। आप बता देना आपके कितने क्वेश्चंस जो है सही हुए, ताकि आप आपस में भी थोड़ा कम्पिटेटिव वो स्पिरिट आए आप में, ठीक है। ताकि आप, ठंड आ गई है तो सोई नहीं रहो रजाइयों में, आप थोड़ा उठो, ठीक है, काम करो, पढ़ो। तो अपने स्कोर जो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में भी। इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ। तो बच्चे के जन्म से लेके 1 महीने तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको नियोनेट्स बोला जाता है। तो देखो हमारे पास ना बच्चों से रिलेटेड, यानी कि छोटे बच्चों से रिलेटेड 3 टर्म्स होती हैं। मान लो जैसे फर्स्ट है हमारे पास नियोनेट्स, इसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारे पास जैसे इन्फेंट्स किस एज के बच्चों को कहा जाता है, और इसके अगले टर्म है हमारे पास टॉडलर्स किस एज के बच्चों को जो है कहा जाता है, ठीक है। तो ये नियोनेट्स तो हमारे हो गए 28 दिन तक की एज का जो बच्चा होता है। इन्फेंट्स हो गया हमारा 1 ईयर तक की एज का, यानी कि 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक की एज का जो बच्चा होता है वो इन्फेंट होता है। और टॉडलर होता है 1 to 3 ईयर्स की एज तक का बच्चा जो होता है वो टॉडलर होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। बाकी न्यूनेटल जो इन्होंने बोला है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ये स्टेज, प्रॉपर इसमें केयर चाहिए होती है, ताकि लेटर जो डेवलपमेंट है उसकी फिजिकल, मेंटल, जो भी सोशल डेवलपमेंट है जो बाद में सही रह सके। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एज रहती है नियोनेटल जो पीरियड होता है बच्चे का। इसमें जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो बच्चे के रहते हैं सकिंग, ग्रास्पिंग, रूटिंग, डोमिनेंट बिहेवियर, इंश्योरिंग सर्वाइवल, ठीक है। तो रूटिंग डोमिनेंट बिहेवियर मतलब, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे रूटिंग डोमिनेट बिहेवियर वो होता है छोटे बच्चों का, ये मतलब रिफ्लेक्स है एक, जिसमें जब हम बच्चे को, जैसे अब देखते हैं बच्चे को हम जब खिलाते हैं, प्यार से पुचकारते हैं, तो उसके होठ पे जब हम उंगली रखते हैं अले अले ऐसे करके, मतलब है ना, तो उसका मुंह एकदम से खुल जाता है, और जहां हम उसको टच कर रहे हैं उस तरफ उसका मुंह घूमता है। चाहे आप गाल पे टच करोगे तो वो वहां मुंह घुमाएगा, ठीक है। आपने वैसे ही होठ पे टच किया तो वो मुंह खोल लेगा। तो वो बेसिकली फीडिंग को ढूंढ रहा होता है, ठीक है। वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट बिहेवियर रहता है, उसको रूटिंग जो रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है नियोनेटल एज की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ लो, इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ पियाजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उसमें सेंसरी मोटर जो स्टेज है उसके कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आपके जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, नो आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, नो लैंग्वेज और नो थॉट, तीसरा इंटेलिजेंस रिलेटेड मोटर एक्टिविटीज। तो इनमें से कौन कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेंसरी मोटर स्टेज की। ऑप्शन है आपके कि पहली 2 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3, या फिर डी है जो ऊपर की तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेंसरी मोटर स्टेज की हैं, ठीक है। आप कमेंट्स में इसका आंसर दे सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट जो सॉल्यूशन की तरफ लेके जाती हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन 3 विच इज ऑप्शन डी, सॉरी, जिसका है कि आपके जो तीनों के तीनों ऑप्शन थे वो करेक्ट थे। वो जो तीनों हैं वो कैरेक्टर्स हैं सेंसरी मोटर स्टेज के।
तो एक एक करके अगर हम तीनों ऑप्शंस को समझे तो पहला ऑप्शन हमारे पास है नो आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ऑब्जेक्टिव मतलब कि बच्चे को ये नहीं पता होता कि अगर उसकी आंखों के सामने जब ऑब्जेक्ट आंखों के सामने से जो चला जाता है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करना बंद कर देता है। तो उसके पास ऐसे रियलिटी नहीं बनी हुई कि हाँ मैंने आंखें बंद कर ली तो सामने वाला ऑब्जेक्ट वहीं पे है, ठीक है, तो वो उसके बियॉन्ड सोच ही नहीं पाता है, तो वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी उसमें नहीं है। दूसरा है नो लैंग्वेज एंड नो थॉट। देखो इसका मतलब ये नहीं कि वो लैंग्वेज के, आप समझ रहे हो, वो ऐसे नहीं सोचता है, उसके थॉट्स जो होते हैं वो लैंग्वेज के बेस्ड पे ना, विचारों वाले थॉट उसमें नहीं आते हैं, ठीक है, बट उसमें इमेजिनेशन नहीं होता। इसका मतलब है उसमें कॉन्सेप्ट, जैसे पियाजे ने कहा है, वो कॉन्सेप्ट और वो नहीं बन पाते हैं, बिगर कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो नहीं बन पाते। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कुछ भी नहीं सीख रहा, उसमें लर्निंग नहीं है, वो एक्शन बेस्ड जो लर्निंग है वो सेंसेस के थ्रू सीख रहा होता है। बट ऐसे सिंबॉलिक थॉट्स और सिंबॉलिक लैंग्वेज जो है, जो हमने सिंबल्स दे रखे हैं ना अपनी भाषा को, वो जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। तीसरा है इंटेलिजेंस रिलेटेड मोटर एक्टिविटीज। तो इसका मतलब भी यही है कि ऐसा नहीं है कि उसकी जो इंटेलिजेंस ही नहीं है, ऑब्वियसली उसका माइंड जो है वो डेवलप कर रहा है, बट उसमें इंटेलिजेंस वो थॉट्स वाली, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, वो वाले इंटेलिजेंस उसमें नहीं है। अभी उसकी जो इंटेलिजेंस है वो मोटर एक्टिविटीज से, यानी कि हाथ पैर चलाने से आ रही है। वर्ड को जो है वो जो वर्ल्ड को जो उसके आसपास की पूरी दुनिया को वो सेंसेस से देख रहा है, इसीलिए तो सेंसरी मोटर स्टेज कहा गया ना, कि वो उसकी मोटर एक्टिविटीज से ही उसकी जो है इंटेलिजेंस रिलेटेड है, उसकी लर्निंग भी रिलेटेड है। तो वो हाथ पैर मारता है, उसी से देखता है, चीजों को टच करता है, ऐसे छू के देखता है, या चीजों को पकड़ता है, धक्का देता है, इन सब चीजों से ही जो है वो बच्चे की इंटेलिजेंस जुड़ी होती है, इन्हीं एक्टिविटीज से, ठीक है, इन्हीं से ही वो जो है सीखता है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे पास यहाँ करेक्ट है। आई होप आपको समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है सिफेलोकॉडल मीन्स। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सिफेलोकॉडल का मतलब क्या है अभी हमने देख भी लिया, इनफैक्ट जो पहला क्वेश्चन था उसी में आपके ऑप्शन है। सिफेलोकॉडल मीन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टू द एक्सट्रीमिटीज, यानी कि सेंटर से लेके बॉडी के रीढ़ की हड्डी से लेके एक्सट्रीमिटीज मतलब हमारे हाथ पैर जो होते हैं वहां तक। बी है फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर की भूत से लेके भविष्य तक, या फिर सी है हेड टू टो सर से लेके पांव तक, या फिर डी है फ्रॉम बर्थ टू डेथ की जन्म से लेके मृत्यु तक। तो सिफेलोकॉडल का लिटरल मीनिंग क्या है? आपके करेक्ट जो आंसर है इसका वो है फ्रॉम हेड टू टोज। तो जैसे हमने कहा था कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो प्रिडिक्टेबल होती है, और उसमें एक प्रिंसिपल सिफेलोकॉडल प्रिंसिपल भी है, जिसका मतलब होता है ग्रोथ सर से लेके पैरों तक जाती है, इनकी सर में पहले ग्रोथ होती है देन पैरों तक जाती है। और यही जो एक कारण है कि जो बच्चा है वो अपना जो सिर है, जो हेड है, उसका कंट्रोल पहले लेता है और फिर वो बैठना या फिर चलना सीखता है, यानी कि उसकी जो ग्रोथ हो रही है, उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है फ्रॉम हेड टू टोज हो रही है। ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो इंपॉर्टेंट रहती है वो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पैटर्न रहता है वो प्रॉक्सिमो डाइस्टल रहता है, जिसका मतलब होता है शरीर के सेंटर से लेके एक्सट्रीमिटीज तक। एक्सट्रीमिटीज यानी कि हमारे हाथ पैर तक, की पहले शरीर का सेंटर डेवलप करता है फिर हाथ पैर डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दोनों, और काफी बार ये पूछी भी जा चुकी है, बट ये मतलब इजी क्वेश्चन में से एक है जो कि शायद कोई भी गलत नहीं करेगा। इसको क्वेश्चन को गलत करोगे तो आप कंपटीशन में थोड़ा पीछे रह जाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसके साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन अ मेजर कन्फ्लिक्ट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ इज दैट बिटवीन आपके ऑप्शंस है कि एरिक्सन की जो थ्योरी है ना उसमें 8 स्टेजेस हैं। एरिक्सन की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ईयर है उसमें उसने यही बताया ना एरिक्सन की थ्योरी में, अब फिर मैं सारा समझाने लग गई हूँ। तो एरिक्सन ने यही कहा है कि हर एक हमारी 8 स्टेजेस से हमारी लाइफ होकर गुजरती है। तो अगर हर स्टेज में एक हमारे पास एक मेजर कन्फ्लिक्ट होता है जिसको हमें सॉल्व करना होता है, तो अगर वो कन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाता है तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है हमारी लाइफ पे, पर्सनैलिटी पे। अगर वो सॉल्व नहीं हो पाता है, ठीक है, तो वो क्राइसिस लेके आता है हमारी पर्सनैलिटी में और नेगेटिव आउटकम जो उसका देखने को मिलता है। तो उसी के अकॉर्डिंग उसने कहा है कि पहले साल में जो रहता है वो स्टेज कौन सी रहती है, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट जो है हमें देखने को मिलता है। आपके ऑप्शन है ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, बी इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, सी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, डी रिलेटेडनेस वर्सेस आइसोलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आप ऑप्शंस में बता सकते, कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ लेके चलती हूँ, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ए, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अपनी जिंदगी के पहले साल में बच्चा किस पे ट्रस्ट करेगा और किस पे मिसट्रस्ट करेगा? तो बेसिकली ये होता है फॉर द केयर गिवर्स यानी कि उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, या उसके अगर पेरेंट्स नहीं है बच्चे के तो जो भी उसके जो पहले साल में उसकी देखभाल करता है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर वो बच्चे की अच्छे से देखभाल हो रही है, उसको प्यार मिल रहा है, उसको कंफर्ट मिल रहा है, तो वो बच्चा जो है इस जो मतलब जो स्टेज है इसको सक्सेसफुली पार कर लेगा, इसका क्राइसिस जो है हल कर लेगा। बट अगर वो मिसट्रीट हो रहा है, उसको निग्लेक्ट किया जा रहा है, उसके साथ मतलब उसको
क्या कुछ खाना नहीं दिया जा रहा, ठीक है, वो रो रहा है तो कोई देख नहीं रहा है, तो फिर उसमें जो है इमोशनल स्टेबिलिटी जो है लेटर स्टेजेस में उसके नहीं आ पाती है, ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने कहा है कि अगर सक्सेसफुल रेजोल्यूशन हो जाता है, यानी कि उसको प्यार और मोहब्बत और खाना पीना सब मिल रहा है, तो इसका एक उसमें होप जैसे वर्चूज जो है, जैसी वैल्यूज उसमें डेवलप होती हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, फेलियर हो जाता है इस कॉन्सेप्ट का, तो उसमें एंजाइटी जैसी चीजें जो है फिर लेटर लाइफ में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी थी जिनके आप नाम जो है कमेंट्स में लिखोगे, ठीक है। हम थोड़ा शॉर्ट में इनको समझ रहे हैं क्योंकि फिर पूरी थ्योरी, अगर आपको देखो ये भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको कोई एक प्रॉपर थ्योरी समझ में ही नहीं आती हो तो वो भी आप मेरे को बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एक प्रॉपर थ्योरी की वीडियो भी फिर उस पर बना दूं जो इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। जो भी टॉपिक इसमें से निकल के आएंगे उनमें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपने पहली बार देखा या आपको आज तक बहुत सारी वीडियोज देख ली बट आपको नहीं समझ में आए, तो ईजी भाषा में समझाने की मैं आपको कोशिश कर सकती हूँ। बट हाँ, पूरी थ्योरी क्वेश्चन के डिटेल्स में जो नहीं आ सकती, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। An example of Vygotsky's zone of proximal development would be, तो Vygotsky की जो थ्योरी है उसमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD का जिक्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी कुछ एग्जांपल्स है नीचे, तो उन्होंने पूछा कि कौन सी जो नीचे दिए गए ऑप्शन में से ZPD की एग्जांपल है। पहला है, ए टीचर टेल्स ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स हाउ टू टेक गुड क्लास नोट सो दैट द स्टूडेंट्स कैन इवन डू बेटर। तो एक अच्छा स्टूडेंट है, गिफ्टेड स्टूडेंट जो ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, टीचर उसको सिखाता है कि नोट मेकिंग कैसे करनी है ताकि बच्चा और बेहतर कर सके। दूसरा है, लेस कॉम्पिटेंट लेस कॉम्पिटेंट चिल्ड्रन डेवलप विद द हेल्प फ्रॉम देयर मोर गिफ्टेड पेयर्स, यानी कि पेयर लर्निंग जो होती है, जिनको आती है ना चीजें, जैसे मेरी क्लास में जिन लोगों को, जैसे मेरे पास फर्स्ट क्लास है तो जिनको सारी मात्राएं हो गई, सारी इंग्लिश हो गई है, वो पढ़ पाते, तो वो फिर हेल्प करते हैं अपने दूसरे क्लासमेट्स की जो भी लैग कर रहे हैं, ठीक है, जो बीच की मात्राओं पे कहीं है, तो वो पेयर लर्निंग, वो भी एक ZPD की एग्जाम्पल है या नहीं है। तीसरा है, सच होमवर्क इज गिवन विच द स्टूडेंट कैन नॉट कंप्लीट ऑन हिज ओन बट कैन डू विद द हेल्प फ्रॉम समवन एल्स और द टीचर, ठीक है। ऐसा होमवर्क दे देना टीचर के द्वारा कि जो वो खुद से ना कर पाए बट उसको थोड़ा सा अगर गाइडेंस दी जाए तो वो कर लेगा, ठीक है। तो ZPD की एग्जाम्पल इनमें से कौन सी है, या फिर जो सारे जो पूरी के तीनों ऑप्शन है वो सब ZPD की एग्जाम्पल्स हैं। तो आप कमेंट्स में बता सकते हो इसका आंसर, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ लेके चलती हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव। तो देखो ना, तीनों के तीनों जो सिनेरियोस इनमें दिए गए उनमें से बच्चा खुद सब कुछ नहीं कर रहा है, किसी ना किसी की हेल्प से जो है कर रहा है, ठीक है। ZPD का मतलब ये होता है ना, बच्चे को इतना आता है जो यहाँ पे है पर हमें उसको इतना सिखाना है, पर उसमें क्या जो बीच का जो जोन होता है जो मिसिंग है, वो किसी की हेल्प से वो सीख सकता है, उसमें वो एबिलिटी तो है बट उसको गाइडेंस चाहिए। तो ये जो बीच का जोन है ना, जो वो कवर अप तो कर सकता है बट किसी की हेल्प से, उसी को तो ZPD कहते हैं। तो इस तीनों एग्जाम्पल में वही है कि जो मोर नॉलेजेबल अदर है वो आपको नॉलेज दे रहा है ताकि आप जो है अपनी लर्निंग एबिलिटीज तक पहुंच सको, ठीक है। तो तीनों के तीनों जो है वो एग्जाम्पल्स हैं ZPD की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। What are the 3 major domains of human development? very easy questions। ऑप्शंस हैं आपके फिजिकल, कॉग्निटिव, साइकोसोशल। 3 डोमेन्स कौन से ह्यूमन डेवलपमेंट के? बी ऑप्शन आपका फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। सी ऑप्शन है कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। डी ऑप्शन है कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल। तो इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है फिजिकल, कॉग्निटिव एंड साइकोसोशल। फिजिकल यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, बॉडी के डेवलपमेंट, ब्रेन मोटर स्किल्स हमारी डेवलप होती है, वो फिजिकल जो है डेवलपमेंट रहती है। कॉग्निटिव हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट, ब्रेन में भी मतलब जो प्रोसेसेस की डेवलपमेंट, ठीक है, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, क्रिएटिविटी, थिंकिंग, रीजनिंग, लैंग्वेज, मेमोरी, ये सब जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। उसके बाद है साइको सोशल डेवलपमेंट, जिसमें हमारे रिलेशनशिप, सोशल आ गया ना, देखो, जिसमें और साइको आ गया। साइको सोशल मतलब इमोशनल और सोशल, ठीक है, दोनों तरह की जो डेवलपमेंट है वो हमारी जो आती है साइको सोशल डोमेन में आती है। तो 3 मेजर डोमेन्स हमें याद रखने, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड साइको सोशल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू सेलमैन इन विच एज ग्रुप डू सोशल पर्सपेक्टिव टेक शेप। अब ये थ्योरी आई थिंक मैंने संदीप सर के चैनल पे ये वीडियो डाल रखी है, आप उसमें जाके एक बार सर्च करके देख सकते हो। बट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आ रखे हैं, तो आप अगर इसको कर लो तो अच्छी बात है, अब तक नहीं किए तो सेलमैन की जो स्टेजेस हैं सोशल पर्सपेक्टिव की, उसने दी हुई है स्टेजेस।
तो बेसिकली इस थ्योरी में सेलमन ने यही बताया कि कैसे जो बच्चे का यानी कि एक इंसान का जो पर्सपेक्टिव है यानी कि उसकी जो सोच है वो खुद से निकल के बाहर तक पहुंचे, यानी कि वो दूसरों के लेवल पे भी सोचना शुरू कर देता है। कैसे जब वो छोटा होता है यानी कि इन्फेंट या टॉडलर स्टेज में उसको लगता है जो मैं सोच रहा हूँ वही सब सोच रहे हैं, ठीक है, जो मैं देख रहा हूँ वही सब देख रहे हैं, जो किसी चीज़ को लेके मेरा ओपिनियन है वही सबका है, मुझे ये अच्छी लग रही है सबको अच्छी लग रही है, ये चीज़ मुझे बेकार लग रही है सबको बेकार है। तो यहाँ से निकल के वो कैसे सोसाइटी के रूल्स और वैल्यूज और कल्चर इस सब के बारे में सोचना शुरू करता है, कैसे स्टेज वाइज ये डेवलपमेंट होती है, वही सेलमन की थ्योरी है। ठीक है, बहुत ईजी थ्योरी है वैसे ये, ठीक है, सिर्फ आपको इसमें जो है मेनली ईयर्स याद रखने हैं हर स्टेज के, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, ऑप्शंस आपके 7 से 12 साल, 10 से 15 साल, 3 से 9 साल या 14 साल के बाद। ठीक है, तो किस स्टेज पे वो सोसाइटी के लेवल पे सोचना शुरू कर देता है वो आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी, विच इज 14 अबव की एज में, 14 ईयर्स की एज में आगे बच्चा जो है उसका जो पर्सपेक्टिव है वो सोसाइटल वैल्यूज और सिस्टम्स कैसे वो हमें फॉलो करना है उस तक बेसिकली पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये हाईएस्ट लेवल है जो डेवलपमेंट जो सोशल पर्सपेक्टिव टेकिंग का जो स्टेजेस दिए ना सेलमन ने, उसका हाईएस्ट लेवल यही है कि सोसाइटल लेवल पे वो कैसे सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, इसमें वैसे कुछ है नहीं इस थ्योरी में, मेनली आपको ईयर्स ही याद रखने, बाकी आपको खुद समझ आ जाएगा, आप थोड़ा सा भी पढ़ोगे इसको, बाकी वो वीडियो आप देख सकते हो, अगर फिर भी नहीं समझाए तो दोबारा समझा दूंगी मैं। ठीक है, एक नई वीडियो में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रोथ स्पर्ट्स आर प्रोमिनेंट इन हैंड्स एंड लेग्स ऑफ अर्ली एडोलेसेंट्स ड्यू टू डैश डेवलपमेंट। देखो एडोलेसेंट एज में, अर्ली एडोलेसेंट एज में जो हाथ और पैर एकदम से बच्चों के बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को, उस डेवलपमेंट को, उस टाइप ऑफ डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सिफेलोकॉडल, बी रिवर्स्ड सिफेलोकॉडल, सी सिफेलो, डी प्रॉक्सिमल। तो कौन सी टाइप ऑफ डेवलपमेंट है जिसमें हाथ पैर जो है वो जो है क्या करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं बच्चों के अर्ली एडोलेसेंट में। ठीक है, ग्रोथ उनमें बढ़ने लगती है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी, रिवर्स्ड सिफेलोकॉडल। इसका जो है करेक्ट आंसर है हमारे पास। तो बेसिकली एक ना फैक्चुअल सी इन्फॉर्मेशन है। सिफेलोकॉडल तो हमने समझ लिया कि पहले सर से लेके ग्रोथ शुरू होती है और पैरों तक जाती है, टोज तक जाती है, वो सिफेलोकॉडल होता है। रिवर्स सिफेलोकॉडल आप देख रहे हो ना, उसका सबसे पहले लोअर बॉडी पार्ट जो है डेवलप होना शुरू करता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये बच्चे का हेड है, ठीक है, ये आर्म्स है और ये पैर हैं। ठीक है, सिफेलोकॉडल में जो है वो ग्रोथ ऐसे जाती है, डाउनवर्ड ग्रोथ होती है, और रिवर्स सिफेलोकॉडल में ग्रोथ ऐसे जाती है। ठीक है, पहले ये पार्ट डेवलप करेगा, फिर ये पार्ट, फिर यहाँ पे ग्रोथ होती है। तो ये मतलब बेसिक सा जो है क्या कहते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन है कि रिवर्स सिफेलोकॉडल किस एज में होता है और इसका क्या बेसिकली मतलब है। तो अर्ली एडोलेसेंस में ये देखने को मिलता है, जहाँ ग्रोथ स्पर्ट जो है हैंड्स और लेग्स में देखने को मिलती है, अनलाइक इन्फेंसी, इन्फेंट लेवल पे, जबकि ग्रोथ सिफेलोकॉडल होती है इनकी हेड से लेके डाउनवर्ड ग्रोथ तब जाती है हमारी। ठीक है, तो यही हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Preference to perform tasks like eating, picking up an object, kicking a ball, etc. using one side of the body is called. तो मतलब कि बहुत ही मतलब इसकी स्टेटमेंट यही है कि जब हम एक साइड ऑफ द बॉडी से, राइट या लेफ्ट से, खाना भी उसी हाथ से खाते हैं, किसी चीज़ को उठाना है तो उसी से भी उठाते हैं, ठीक है, बॉल को कैच करना है तो उसी से करते हैं, किसी चीज़ को लिखना है तो उसी से लिखते हैं। तो उस एक पर्टिकुलर साइड ऑफ द बॉडी को जब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, उस जो क्या कहते हैं इसको, दिस होल सिनेरियो, इस पूरी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको क्या नाम दिया गया बेसिकली? आपके ऑप्शन है सेरेब्रल कॉलोसम, सेरेब्रल लेटरलाइजेशन, सी सेरेब्रल पॉल्सी या सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो आप एक बार इसको दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ सकते हो कि जब बच्चा या फिर जब एक ह्यूमन बीइंग खाना, चीज़ें उठाना, ग्रास्प करना, कैच करना, राइटिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें जब अपनी बॉडी की एक साइड से ही करता है रेदर देन दूसरी साइड को प्रेफर नहीं करता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं। आप पॉज करके इसका करेक्ट आंसर खुद के लिए लाइक नोट डाउन कर सकते हो ताकि आप देख सको आपके कितने मार्क्स आएंगे इसमें से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, विच इज सेरिब्रल लेटरलाइजेशन। तो बेसिकली सेरिब्रल लेटरलाइजेशन क्या होता है? आपने सुना होगा ना, हमारा ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारे ब्रेन का, यानी कि लेफ्ट ब्रेन हमारा राइट
बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन हमारे लेफ्ट बॉडी, ऐसा आपने सुना है ना। और ऐसे ही जो है दोनों हेमिस्फेयर के अलग अलग अपने अपने काम होते हैं, ठीक है। तो वही जो स्पेशलाइजेशन है ना हर एक हेमिस्फेयर की, उसी को सेरिब्रल लेटरलाइजेशन कहा जा सकता है। उसी की वजह से जो है फिर प्रेफरेंस बन जाती है लेटर जब हम एज में आते हैं कि कौन सा हेमिस्फेयर जो है हमारा लिखने और खाने और तो यानी कि बेसिकली मोटर एक्टिविटीज के काम आता है। तो इसको सेरिब्रल लेटरलाइजेशन कहा गया है कि ब्रेन के एक हेमिस्फेयर को जो स्पेशलाइजेशन जो है हो जाती है, तो उसी को फिर हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो यही जो है इसका बहुत इजी था, बट मतलब ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सुनने में कॉम्प्लेक्स लग सकती है। तो हम बेसिकली हर एक हेमिस्फेयर की अपनी अपनी जो है स्पेशलाइजेशन होती है, स्पेसिफिकेशन होती है, उसी को सेरिब्रल लेटरलाइजेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टेबुला रासा कॉन्सेप्ट वाज प्रपाउंडेड बाय, वेरी इजी, टेबुला रासा कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ऑप्शन है आपके ए पियाजे, बी जॉन लॉकी, सी वोल्टायर, डी ड्यूई। इसका करेक्ट आंसर है आपके पास इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, विच इज जॉन लॉकी। जॉन लॉकी ने दिया था टेबुला रासा का कॉन्सेप्ट। एंड टेबुला रासा का मतलब ब्लैंक स्टेट। उनका कहना था कि बच्चे जो है बिना किसी आइडिया के, बिना किसी नॉलेज के जो दुनिया में आते हैं और फिर जो जो वो इनपुट उनके आसपास से वो लेते हैं, ठीक है, दूसरों से जो वो देखते हैं, जो वो सीखते हैं, वही फिर उनकी जो है लाइफ को डायरेक्शंस देता है। सो वेरी इजी, ब्लैंक स्लेट किसने कहा था? जॉन लॉकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज टर्म्स स्पेसिफिकली मीन्स आफ्टर बर्थ? ये भी आसान क्वेश्चन है बट PYQ है तो मैंने रखा है इसको, ठीक है, कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बट इसमें 2-3 जैसे टर्म्स है ना, एंटीनेटल, पेरीनेटल, ये भी देख लेंगे हम। तो इनके अकॉर्डिंग इनका कहना है कि आफ्टर बर्थ के लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं। आपके ऑप्शन है प्रीनेटल, बी पोस्टनेटल, सी एंटीनेटल, या फिर डी पेरीनेटल। तो बर्थ के बाद के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो कौन सी? आपके जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विच इज पोस्टनेटल, ठीक है। प्रीनेटल यानी कि नेटल यानी कि बर्थ से पहले, नियोनेटल नया बच्चा, ठीक है। प्रीनेटल अभी बर्थ हुआ ही नहीं है, पोस्टनेटल बर्थ के बाद का बच्चा। तो बर्थ के बाद का जो पीरियड होता है उसको हम पोस्टनेटल पीरियड कहते हैं। तो इन टर्म्स को सीखने के लिए अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि एक सेकंड में आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ। एक हमारे पास लाइन है, ठीक है, यहाँ से बच्चे की कंसेप्शन है और यहाँ बच्चे का बर्थ है और ये बर्थ के बाद का टाइम है, ये कुछ टाइम बाद है, ये अप टू मतलब एडल्टहुड जाता है, ठीक है। ये पूरा अलग अलग वीक्स है, मतलब बेसिकली जैसे यहाँ पे 22 वीक्स आ जाते हैं प्रेगनेंसी का, ठीक है। तो बर्थ की कंसेप्शन है ये, ठीक है, कंसेप्शन से लेके यहाँ बर्थ है हमारे पास। कंसेप्शन से लेके बर्थ के पहले तक के पीरियड को प्रीनेटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रीनेटल बोला जाता है। लास्ट का कुछ जो टाइम होता है ना बर्थ का, यानी कि 22 वीक्स के अराउंड से लेके बर्थ के कुछ टाइम तक 7 डेज 10 डेज तक जो पीरियड होता है हमारे पास होता है पेरीनेटल पीरियड। कौन सा होता है? पेरीनेटल। बर्थ के एग्जैक्ट बाद से लेके अडल्टहुड का जो टाइम होता है वो हमारे पास होता है पोस्टनेटल, ठीक है। अब हमारे पास ये कहा गया टर्म रहती है एंटीनेटल। वो क्या होती है? ये बेसिकली ज्यादा एक ऑफिशियल एक फॉर्मल टर्म है फॉर प्रीनेटल ओनली, ठीक है। तो बिफोर बर्थ के लिए एक ज्यादा फॉर्मल टर्म है मेडिकल चेकअप्स में, जो एंटीनेटल ANC केयर, एंटीनेटल केयर, ये जो यूज होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। कंसेप्शन से लेके बर्थ से पहले तक का टाइम प्रीनेटल है, ठीक है। प्रेगनेंसी के लास्ट कुछ वीक से लेके बर्थ के कुछ स्टार्टिंग का टाइम पेरीनेटल है और बर्थ के बाद का जो पूरा टाइम है वो पोस्टनेटल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी ऑन अ पर्टिकुलर बिहेवियर इज इंडिकेटेड व्हेन। तो हेरिडिटी यानी कि हमारी जो जीन्स है उनका इफेक्ट कब देखने को मिलता है, मतलब इनमें से जो ऑप्शन है कब हमें ये देखने को मिला है कि इस जो पर्टिकुलर सिनेरियो में हेरिडिटी का, हमारे जीन्स का, हमारे DNA का इफेक्ट है। ऑप्शन है आपके पास, फ्रेटर्नल ट्विन्स एक्सप्रेस द बिहेवियर मोर सिमिलरली देन आइडेंटिकल ट्विन्स। अभी हम देखेंगे फ्रेटर्नल और आइडेंटिकल ट्विन्स क्या होते हैं। बी, आइडेंटिकल ट्विन्स एक्सप्रेस बिहेवियर मोर सिमिलरली देन फ्रेटर्नल। यहाँ है फ्रेटर्नल ट्विन्स का बिहेवियर सिमिलर है, यहाँ कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स का बिहेवियर सिमिलर है। नेक्स्ट है, देयर इज लिटिल सिमिलैरिटी इन द एक्सप्रेशन ऑफ बिहेवियर। दोनों में कोई बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं है, तो लिटिल सिमिलैरिटी है तो ये तो है ही नहीं हमारे पास बेसिकली हेरिडिटी का इफेक्ट, ठीक है। और दूसरा है कि बोथ फ्रेटर्नल एंड आइडेंटिकल ट्विन्स जो है उनमें एक जैसा ही जो है बिहेवियर देखने को मिलता है, यानी कि कोई ज्यादा फर्क नहीं है उनके बिहेवियर की सिमिलैरिटी में, चाहे वो फ्रेटर्नल हो उनका भी इतना ही सिमिलर जितना कि आइडेंटिकल का सिमिलर है, ठीक है। तो हमें हेरिडिटी यानी कि जीन्स का जो ज्यादा प्रभाव है वो किस ऑप्शन में देखने को मिलता है।
तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं हम। इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन बी, विच इज आइडेंटिकल ट्विन्स एक्सप्रेस द बिहेवियर मोर सिमिलरली देन फ्रेटर्नल ट्विन्स। अब ये कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स है उनका बिहेवियर अगर ज्यादा सिमिलर होता है ना दैन कंपेयर टू फ्रेटर्नल, तो वो हमारे पास हेरिडिटी का इफेक्ट है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स क्या होते हैं और फ्रेटर्नल ट्विन्स क्या होते हैं। तो बेसिक साइंस जब हमने बायो पढ़ी थी तो उसमें हमने जाइगोट पढ़ा होगा, ठीक है। जाइगोट क्या होता है, 1 एग प्लस 1 स्पर्म, 1 एग प्लस 1 स्पर्म हमारे पास क्या बना देता है, जाइगोट। तो जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं ना वो एक ही जाइगोट जब बनता है वो फर्दर एक ही जाइगोट स्प्लिट हो जाता है तो वो हमारे पास बनते हैं, वो होते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स, ठीक है। जब हमारे पास एक ही स्पर्म और एक ही एग से एक जाइगोट बनता है जो कि आप फिर बाद में स्प्लिट हो जाता है, दो अलग अलग बच्चे बन जाते हैं वूम में, तो वो हमारे पास आइडेंटिकल ट्विन्स हो गया। तो बेसिकली इसका मतलब हुआ कि उनका डीएनए सिमिलर है क्योंकि वही वो सेम ही एग और सेम ही स्पर्म से बने, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास जो टर्म आती है फ्रेटर्नल ट्विन्स। फ्रेटर्नल ट्विन्स क्या होते हैं, दो अलग अलग एग्स हैं हमारे पास, ठीक है, और दो अलग अलग स्पर्म्स हैं, ठीक है। ये मिलके जब एक जाइगोट, अलग अलग जाइगोट यानी कि दो जाइगोट इसमें बेसिकली बनते हैं, वो फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं। यानी कि बेसिकली एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें क्या होता है, दो स्पर्म्स जो है दो एग्स को फर्टिलाइज कर देते हैं, दो जाइगोट बनाते हैं, ना कि एक ही जाइगोट स्प्लिट होके दो अलग अलग जो बेबीज बना रहे हैं, नहीं, दो एग होंगे, दो स्पर्म होंगे, दो अलग अलग जाइगोट बनेंगे, दो अलग अलग बेबीज बनेंगे। इनमें सिमिलरिटीज कम देखने को मिलती है दैन जो मोनोजाइगोटिक यानी कि आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं जो एक ही जाइगोट से बनते हैं, ठीक है। अब एक जाइगोट से बनते हैं इसका मतलब उनके पास जो डीएनए 100% ऑफ द डीएनए इज देयर, जो उनका डीएनए तो वो सिमिलर होता है, तो उनकी जो आपस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ज्यादा सिमिलर होती है, मतलब एक दूसरे से मेल खाते हैं। देन फ्रेटर्नल जो कि दो अलग अलग एग्स और दो अलग अलग जाइगोट से बनते हैं, ठीक है। आपस में ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा मेल खाता होगा उनका जो कैरेक्टर्स है, बट इतना उनका सिमिलर नहीं होता जितना मोनोजाइगोटिक यानी कि आइडेंटिकल ट्विन्स का होता है, जिससे कि हमें देखने को मिलता है कि जीन्स का जो है हमारी डेवलपमेंट पे इफेक्ट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैनिशिंग एडोलेसेंट इज द वर्क ऑफ, तो बुक का नाम है वैनिशिंग एडोलेसेंट। ये किसने लिखी है, PYQ पूछा गया है तो हो सकता है आगे पूछ ले, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड करा है, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर हम डायरेक्ट देख लेते हैं। पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, एलिसन डेविस, एल्बर्ट बंडूरा, एडगर फ्रेडनबर्ग या फिर कर्ट ल्यूइन, ठीक है। तो किसने जो है ये बुक लिखी है जिसका नाम है वैनिशिंग एडोलेसेंट। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी, एडगर जेड फ्रेडनबर्ग। तो मतलब फैक्चुअल सी इंफॉर्मेशन है कि ये बुक किसकी लिखी हुई है, तो इनके लिखी हुई ये बुक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन पियाजेस टर्मिनोलॉजी व्हाट इज एलोसेंट्रिक। तो ईगोसेंट्रिक तो हमने सुना है, एलोसेंट्रिक क्या होता है अकॉर्डिंग टू पियाजे। आपका ऑप्शन है एबल टू ऑब्जेक्टिवली कंसिडर रिलेशनशिप्स अमंग ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल। ऑप्शन आपका जो सेकंड वो ऑप्शन है वो है अंडरस्टैंडिंग दैट अ पर्सन और ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट व्हेन आउट ऑफ साइट, ठीक है, कि जो बच्चा है वो अभी वो समझना शुरू कर देता है ये चीज़ कि अगर वो आंखें बंद भी करता है या फिर उसकी आंखों से दूर भी कोई चीज़ चली जा रही है तो वो भी एग्जिस्ट करना बंद नहीं कर रही है। क्या इस चीज़ को एलोसेंट्रिक बोलते हैं। स्टेटमेंट 1 जो है वो कहती है कि एबल टू ऑब्जेक्टिवली कंसिडर रिलेशनशिप्स अमंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्टिवली कंसिडर रिलेशनशिप्स का मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी या दो पर्सन है। एक सेकेंड, ओ आपको मैंने आंसर दिखा दिया, सॉरी, बट फिर भी हम समझ लेते हैं कि आपके पास दो पर्सन है ए और बी, ठीक है, और ये बच्चा है सी, तो इसके मम्मी पापा हैं, ठीक है, तो ये पापा है इसके, ये इसकी मम्मी है, तो इसको लगता है आपस में भी मम्मी पापा ही होंगे, मतलब ऐसा नहीं है, वो ऐसा छोड़ देता है। बेसिकली उसको समझ आना शुरू हो जाता है कि आपस में इन लोगों का अलग रिश्ता है, या फिर कोई भी सी एंड डी, इसका कुछ दादा दादी है, भाई बहन है, उनका आपस में अलग रिश्ता है, इसके साथ अलग रिश्ता है, तो वो इस चीज़ को कंसिडर करना शुरू कर देता है। और बी जो है हमारे पास वो है कि उसको ये समझ आना शुरू, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है उसका मतलब है कि उसको ये भी चीज़ जो समझ आनी शुरू हो जाती है कि अगर वो उसको कुछ नहीं दिखना, मतलब उसको कुछ दिखना बंद हो गई है चीज़, उसके आंखों से दूर चली गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ वहाँ पे रही नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 and 2, ठीक है। ये हमारा लास्ट आंसर है, जो कि गलती से मैं आपको इसका आंसर दिखा चुकी हूँ, बट हम समझेंगे कि क्यों वो आंसर उसका वो वैसा क्यों है, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप मेरे को थोड़ा रिव्यू प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये जो है वीडियो कैसी लगी। बाकी मुझे पता है आप हिंदी का बोलोगे, हिंदी में अगली वीडियो से पक्का डालूंगी। इस बार थोड़ा लेट हो गया, मतलब मेरे दिमाग से निकल गया, वरना मैं इसको कर ही देती, ट्रांसलेट तो करना होता है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगला इसका अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओनली 1 है इसका सॉल्यूशन। एलोसेंट्रिक बेसिकली ईगोसेंट्रिक का उल्टा है, ठीक है। ईगोसेंट्रिक क्या होता है, जब बच्चे को लगता है जो मैं सोच रहा हूँ वही सब सोच रहे हैं, ठीक है, जो मेरे को लग रहा है वही सब
सबको भी लग रहा है, ठीक है। जो लोग, मेरा जो रिश्ता है वही सबका उनका उनसे रिश्ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है। एलोसेंट्रिक में वो ऑब्जेक्टिवली यानी कि लॉजिकली अपनी सोच के अलावा दूसरों की सोच भी देखने लगता है, वो एलोसेंट्रिक होता है। इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन था ना, सेकंड ऑप्शन कि अंडरस्टैंडिंग कि एक ऑब्जेक्ट फिर भी एग्जिस्ट करता है जब उसके आंखों से दूर चला जाता है, इसको हम एलोसेंट्रिक नहीं बोलेंगे, इसको हम ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। तो ये इसीलिए ये जो ऑप्शन है वो गलत है। ओके, सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल हो, सबसे बड़ी बात है। और अगर आप रेगुलर करोगे तो बिल्कुल आपको पता चलता रहेगा कि कौन से टॉपिक की तैयारी आपकी कैसी है। इसका पार्ट बी भी आएगा, स्पेसिफिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी। अगली वीडियो में मिलते हैं और आप रिव्यू जरूर दीजिएगा, आपको कैसी लगी वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।